सौरभ विदेश में नौकरी करने के लिए बाहर गया था और जब वो विदेश की नौकरी करके वापस आया तो अपने साथ बहुत सारे महंगे तोहफों और अपनी बीवी लूसी को साथ लेकर आया था। अब सौरभ अपनी माँ को लूसी से मिलवाते हुए उनसे बोलता है, माँ ये मेरी बीवी लूसी है, हम दोनों ने विदेश में शादी कर ली है। हाय राम, मैंने तुझे बाहर पैसा कमाने के लिए भेजा था, ना कि ये बाहर जाकर तू इस अंग्रेजन बहू को उठा कर ले आए। माँ सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी या फिर हमें अंदर भी आने दोगी? शारदा चाह भी कुछ नहीं कर पाती और अपने बेटे बहू को अंदर ले आती है और लूसी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेती है। दिन बीतते हैं और लूसी भी शारदा से और घर वालों से घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लूसी उस माहौल में ढल नहीं पाती क्योंकि उसे शुरू से ही बाहर जाकर काम करने की आदत थी। लेकिन शारदा अपनी बहू को बाहर काम करने कैसे भेजती? एक दिन इसी पर पूरा परिवार चर्चा कर रहा था और सौरभ कहता है, माँ तो क्या हो गया, अगर लूसी बाहर जाकर काम करना चाहती है तो घर में 2 पैसे ज्यादा ही तो आएंगे। अरे चुप कर जा बेशरम, शर्म नहीं आती क्या तुझे? अब घर की बहू को बाहर भेजकर पैसे कमाएगा? अरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए हमारे। माँ जी, अगर आप मुझे बाहर नहीं भेज सकती तो मैं घर पर ही कुछ कर लूंगी। हाय दैया, इसकी टूटी फूटी हिंदी, मैं क्या करूं? बहू बेच नहीं भेज होता है, भेज। वैसे भले ही तेरी हिंदी खराब है लेकिन तेरी तरकीब अच्छी है। अगर तू घर से ही कुछ करेगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद शारदा फैसला लेती है कि अब वो अपनी अंग्रेजन बहू का एक पार्लर खुलवाएगी। अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होती है और वो दिन आ ही जाता है जब लूसी अपने पार्लर को खोलकर बैठी हुई थी, लेकिन उसके दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। शारदा ये सब होते देख उससे कहती है, देख बहू, अपना दिल छोटा मत कर। आज तेरा पहला दिन है पार्लर का और देखना बहुत जल्द लोग भागे भागे इस अंग्रेजन बहू के पार्लर में आएंगे। माँ जी, मैं भी यही चाहती कि हमारे पालन में लोग भाग भाग कर आए, लेकिन हमारा पार्लर को देखकर लोग तो भाग भाग कर जा रहे। माँ जी होता है बहू, माजी नहीं। खैर ये सब छोड़, फिक्र मत कर। एक काम कर कि तू मेरा मेकअप कर दे। जब लोग मेरा मेकअप देखेंगे तो अपने आप मेरी बहू के पार्लर में आना शुरू कर देंगे। जिसके बाद शारदा आंखें बंद करके चेयर पर बैठ जाती है और लूसी उसका मेकअप करने लगती है। कुछ देर बाद जब शारदा अपना मेकअप देखती है तो वो खुद को देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, सत्यानाश है बहू तेरा। अरे मेरे बेटे से कहकर लाखों रुपए लगवा कर तूने ये पार्लर तो खुलवा लिया, लेकिन तूने एक बार भी ये नहीं बताया कि तुझे पार्लर का काम ही नहीं आता। माँ जी, मुझे काम करना था और पार्लर का काम नहीं आता तो क्या हुआ, मैं सीख लेगी। मुझसे घर का काम नहीं होते तो मैंने सोचा कि कुछ करती हूँ, मैं ये पार्लर खोल कर ही बैठ जाती हूँ। अरे मैंने इसलिए हाँ कर दिया था पार्लर खोलने के लिए कि मुझे लगा था कि तुझे सारे काम आते हैं पार्लर के। शारदा, लूसी और सौरभ परेशान हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजन बहू का पार्लर तो खुल गया था, लेकिन उसे पार्लर का कोई भी काम नहीं आता था। शारदा दिमाग लगाकर लूसी के पार्लर पर 2 औरतों को नौकरी पर रख देती है जिन्हें पार्लर का सारा काम आता था। उन औरतों के आने से अब लूसी का पार्लर चलने लगता है और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। ये देखकर शारदा और उसके घर वाले भी खुश थे। माँ जी, आखिर आपके दिमाग की वजह से आपकी इस अंग्रेजन बहू का पार्लर चल निकला। बहू भाजी नहीं मौजी होता है और शुक्र है कि किसी को कानों कान खबर नहीं है कि मेरी अंग्रेजन बहू को पार्लर का कोई काम नहीं आता। बस यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको ही काम आता है, बाकी मेरी बहू तो यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारती रहती है। शारदा इस बात से अनजान थी कि उसकी पड़ोसन नीतू ने उसकी और उसकी बहू की सारी बातें खिड़की से सुन ली है, जिसके बाद वो पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैला देती है कि अंग्रेजन बहू के पार्लर में अंग्रेजन बहू बस बैठकर मक्खी मारती है और उसे कोई काम नहीं आता और इतने से ही उसका पेट नहीं भरता। वो एक दिन पार्लर पर आती है और लूसी से कहती है, बहू तेरा पार्लर अच्छा खासा चल रहा है, एक काम कर, मेरा अच्छा सा फेशियल कर दे। आंटी जी, अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए, सारे वर्कर काम करने वाले बिजी है। थोड़ी देर में किसी अच्छे से काम करने वाले से बोलकर आपका फेशियल करवा देती हूँ। ना ना बहू, मुझे काम करने वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरोसा है उन पर। मेरा फेशियल तो तू ही करेगी।
मैं भी तो अपनी पड़ोसन की अंग्रेजी बहू के पार्लर का आनंद लेके देखूं। अब होता वही है जो कि नीतू के साथ होना था। लूसी उसका फेशियल करती है और नीतू का पूरा चेहरा छिल जाता है, जिसके बाद वो रोते रोते पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है और कहती है, हाय राम, ये देखो जरा मोहल्ले वालों, इस शारदा की अंग्रेजन बहू के पार्लर में मेरा क्या हाल हो गया। मेरा पूरा का पूरा चेहरा छिल गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नीतू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शारदा नीतू से कहती है, अरे आखिर क्यों तूने पूरे मोहल्ले को सर पे उठा रखा है नीतू? और तेरी ये बतंगड़ बनाने वाली आदत अभी तक गई नहीं है क्या? तुझे बात का बतंगड़ दिखाई दे रहा है, मेरा खराब चेहरा दिखाई नहीं दे रहा? तेरी बहू ने क्या किया है मेरे चेहरे के साथ? अरे जब बहू को पार्लर का काम नहीं आता तो क्यों पार्लर खोल कर बैठी है ये? तुझे किसने कहा कि मेरी बहू को पार्लर का काम नहीं आता? अरे ये तो विलायत से डिग्री लेकर आई है पार्लर का। अगर ऐसा होता तो आज मेरा चेहरा खराब नहीं होता। तेरा चेहरा खराब हुआ क्योंकि अब तू बड़ी हो गई है। तेरे चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो चुकी हैं। अब अपने चेहरे पर फेशियल करवाएगी तो ये सब तो होगा ही ना। मुझे सब पता है कि तेरी अंग्रेजन बहू को मेकअप करना नहीं आता। मैंने खुद तेरे घर की खिड़की से तेरी और तेरी बहू की सारी बातें सुन ली थी। जब तुझे पता था कि मेरी बहू को पार्लर का काम नहीं आता, फिर भी तू हमारे पार्लर में आई है, इसका क्या मतलब है? तू मेरी बहू को बदनाम करना चाहती है? शारदा की बात का नीतू के पास कोई जवाब नहीं रहता और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और शारदा अपनी बहू लूसी के साथ घर जाती है और उसे कहती है, बहू, भले ही हम नीतू वाली मुसीबत से बच गए, लेकिन उसने हमें एक सीख तो सिखा ही दी कि हमें जो काम आता है हमें वही करना चाहिए। तो माँ जी आप क्या कहना चाहती? अब हमें पार्लर बंद कर देना चाहिए, लेकिन मेरा वहाँ बहुत अच्छा मन लगता है। नहीं बहू, मैंने ये नहीं कहा कि तू पार्लर बंद कर दे। मैं तुझे बस ये बोल रही हूँ कि अगर तू सच में पार्लर का काम सीख ले तो तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई। अब मैं ऑनलाइन पार्लर का कोर्स करूँगी और सारा पार्लर का काम अच्छे से सीखूंगी और उसके बाद सब आपकी तारीफ करेंगे। अरे ना जी नहीं, मौजी होता है मौजी। हमेशा गलत बोलती है। कब सीखेगी प्रॉपर तरीके से हिंदी? खैर, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद लूसी ऑनलाइन पार्लर का कोर्स करती है। कुछ ही महीनों बाद लूसी पार्लर का सारा काम सीख जाती है और अंग्रेजन बहू का पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। शिव तारा का इकलौता बेटा था, इसलिए तारा शिव पर जान छिड़कती थी। ऐसे ही एक दिन शिव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। आज शिव का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए तारा उसके लिए दही शक्कर लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? रास्ता छोड़ो और जाने दो। आज ऑफिस में पहला दिन है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ऑफिस में पहले दिन लेट हो जाए? अरे तू पागल हो गया है क्या? भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा बेटा पहले ही दिन ऑफिस के लिए लेट हो जाए? अरे मैं ना तेरे लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। दही शक्कर खाना शुभ होता है। तू यहीं रुक। दही शक्कर खाकर जाएगा ना तो तेरा दिन अच्छा जाएगा और बिगड़े काम भी बनेंगे। जल्दी से 1 चम्मच दही शक्कर खा ले। शिव इन बातों में विश्वास नहीं रखता था, पर अपनी माँ के लिए वो दही शक्कर खाकर ऑफिस चला जाता है। रात को शिव थका हारा घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए तुमने खीर नहीं बनाई। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, मेरे लिए खीर बना दो। ठीक है मेरे लाल, मैं तेरे लिए कल खीर बना दूंगी, लेकिन अभी जो बनाए वो तो खा ले। अब तारा अपने बेटे को खाना खिलाकर सोने चली जाती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन शिव लेट आता है। पर आज घर लेट आने के बाद शिव भी बहुत खुश था और आज वो अपनी माँ के लिए महंगी साड़ी भी लाया था। ये देखकर तारा बड़ी हैरान होती है और शिव से कहती है, क्या बात है, मेरे बेटे को शॉपिंग करने भी आ गई। देख रही हूँ कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ माँ, खुश तो रहता हूँ जब से मेरी जिंदगी में एलिश आई है। एलिश? ये तो अंग्रेजों का नाम है। क्या ये लड़की अंग्रेजन है? तुझे ये अंग्रेजन ही पसंद आई है क्या? माँ, क्या फर्क पड़ता है लड़की अंग्रेजन हो या इंडियन? माँ, आप जब एलिश से मिलोगी ना तो आप खुद उसे पसंद कर बैठोगी। भले ही एलिश अंग्रेजन है, पर वो पिछले 5 साल से अपने पिता के साथ इंडिया में रह रही है क्योंकि उसके पिताजी इंडियन है। लेकिन बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके। आखिर मैं कब तक करूंगी? और मुझे नहीं लगता कि ये अंग्रेजन हमारे घर को संभाल सकेगी। माँ देखो, मैं एलिश से बहुत प्यार करता हूँ
और उससे दूर नहीं रह सकता, और वो सब संभाल लेगी। और देखना, वो आपसे भी अच्छी खीर बनाकर मुझे खिलाएगी, फिर आपको घर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर शिव अपने कमरे में चला जाता है। अपने बेटे का ये रवैया देखकर तारा समझ जाती है कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा। अब तारा अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो शिव की शादी अंग्रेजन एलिस से करवा देती है। शादी के कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है, पर धीरे धीरे एलिस अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। बहू देख, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं और इस पे बटर लगाया है। शिव को ना इस तरह से पराठा खाना बहुत पसंद है, और जब तू रसोई को संभालने लगेगी तो इसी तरह से अपने पति का ख्याल रखना। माँ, बच्चे की पसंद समय के साथ बदल जाती है और शिव मेरे साथ मॉर्निंग टाइम में ग्रीन टी लेता है और सैलड खाता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख सके, और ये ऑयली खाने से उसका फैट ही बढ़ेगा। इतना बोलकर तारा की अंग्रेजन बहू ग्रीन टी और कुछ सैलेड काट कर अपने और शिव के लिए ले जाती है। शिव भी अपनी माँ के हाथों का बनाया आलू का पराठा ना खाकर अपनी बीवी के हाथ का खाना खाकर चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ रसोई पर एलिस का हक जमाने लगती है। अब घर में भी वही बनता जो एलिस चाहती। ऐसे ही एक दिन जब तारा रसोई घर में जाती है तो वो देखती है कि पूरा रसोई बिखरा पड़ा है। ये देखकर तारा अपनी बहू से कहती है, बहू ये सब क्या है? तूने मेरी रसोई की हालत खराब करके रख दी है। पूरी रसोई गंदी पड़ी हुई है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है। और ये सब क्या है बहू? तू रसोई में चप्पल पहनकर आ गई। मैंने तुझे बताया था ना कि हमारे यहाँ रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आते। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। मॉम, आप अपनी सोच बदल लो या हमें हमारा घर बदलने दो। मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं आज ही शिव को बोलूंगी कि ये घर खाली करे। मैं आज ही शिव को बोलूंगी ये घर खाली करने को। फिर रहना आप अपने घर में अपनी रसोई के साथ अकेली। अब जो एलिस ने कहा था वो एलिस करके दिखाती है। बहुत जल्द एलिस और शिव तारा को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से एलिस की तबीयत खराब हो जाती है। शिव अपनी बीमार पत्नी को देखकर बहुत डर जाता है और तभी उसे अपनी माँ की याद आती है कि किस तरह से बचपन में जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो उसकी माँ उसे काढ़ा बनाकर पिलाती थी। अब बिना कोई देरी करे शिव अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मुझसे और एलिस से जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कर दो, पर आप जल्दी से अपनी जड़ी बूटी लेकर हमारे पास आ जाओ। एलिस की तबीयत बहुत खराब है, हमें आपकी जरूरत है। क्या बहू बीमार है? बेटा तू घबरा मत, मैं जल्दी तेरे पास आती हूँ। सही कहते हैं लोग, माँ तो आखिर माँ होती है। बच्चे अपनी माँ के साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, पर माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। अब बिना देरी करे तारा जड़ी बूटी लेकर शिव के घर पहुँच जाती है और अपने बीमार बहू के लिए औषधि बनाकर उसे देती है। वे औषधि लेने के बाद एलिस की तबीयत ठीक हो जाती है। I'm so sorry मॉम, मैंने आपसे बहुत बेरुखी से बात की, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आप कभी भी आपसे इस तरह से बात नहीं करूँगी। और अब हम सब एक साथ अपने पहले वाले घर में रहेंगे। अब एलिस ठीक होते ही अपनी सास तारा के साथ अपने पुराने घर में चली जाती है, जहाँ तारा उसे अपनी रसोई के तौर तरीके सिखाती है। बहू, अब ये रसोई तुम्हारी है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। रसोई अन्नपूर्णा होती है और हाँ, इसमें कभी चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। रसोई की जितनी सफाई करो उतनी अच्छी बात होती है। और हाँ, हर समय ये सलाद खाना भी अच्छा नहीं होता। शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बट मॉम, मुझे इंडियन फूड बनाना नहीं आता। अब जब आपने मुझे रसोई की जिम्मेदारी दे दी है तो एक माँ की तरह अपनी बेटी को खाना बनाना भी सिखा दो। अपनी बहू का बदला मिजाज देखकर तारा को विश्वास नहीं होता और उसे बहुत खुशी होती है। अब तारा एलिस को खाना बनाना सिखाती है और एलिस पहली बार अपने घर वालों के लिए तारा के हाथ की स्पेशल खीर बनाती है और अपने पति को खिलाती है। आपको पता है माँ, मैं आपके हाथों की खीर खाने के लिए तरस गया था। आप जैसी खीर कोई नहीं बना सकता। पर बेटा, ये खीर तो मेरी प्यारी बहू ने बनाई है। हाँ माँ, मेरे कहने का मतलब यही है। मेरी बीवी और आपके अलावा कोई इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं बना सकता। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा एलिस को खीर बनानी आ गई। इस तरह से एलिस अपने ससुराल और रसोई को संभाल लेती है और ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे तारा क्या करती थी।
संध्या जो कि अपनी माँ की लाडली थी, उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, या यूं कह लो कि एक बीमारी थी। संध्या जब भी रात में अकेले सोती या किसी अनजान जगह जाती तो वो अक्सर बिस्तर गीला कर दिया करती। ऐसे ही एक रात संध्या घर में अकेली होती है। रात हो चुकी है और माँ घर पर भी नहीं है। क्या करूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त नीलम को अपने घर बुला लेती हूँ। अब संध्या अपनी दोस्त नीलम को फोन करती है और उसे घर बुलाती है, जिस पर नीलम उससे कहती है, संध्या यार मैं आ जाती तेरे घर पे, पर मेरी माँ तो खुद घर पर नहीं है। भूल गई क्या कि तेरी माँ और मेरी माँ साथ में हरिद्वार गंगा स्नान करने गए हैं? जानते हो, इसीलिए तो तुझे अपने घर बुला रही हूँ। तू भी अपने घर में अकेली होगी ना। तूने पहले बोला होता तो शायद मैं आ जाती। अब रात हो चुकी है और मेरे पापा के भी घर आने का समय हो चुका है। वो अब मुझे कहीं नहीं जाने देंगे ना। एक रात की तो बात है, तो अकेले रह ले। इतना बोलकर नीलम फोन रख देती है और बेचारी संध्या घर में अकेली परेशान होती है। अब क्या करूँ, अकेले तो मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर माँ सो गई तो फिर से मेरा बिस्तर गीला हो जाएगा। मैं अपनी बीमारी को कैसे ठीक करूँ? अब यही सोचते सोचते संध्या की आंख लग जाती है और जब सुबह उसके घर की डोरबेल बजती है तो उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। ये क्या संध्या, आज तेरा बिस्तर फिर गीला हो गया। अब मैं क्या करूं? पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ और दरवाजे पर देखती हूँ कि कौन है, क्या पता माँ हो। अब संध्या सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है और दरवाजा खोलने जाती है। जब संध्या दरवाजे पर अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को रोते हुए गले लगा लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम जानती हो ना मैं अकेले घर पर नहीं रह सकती। तुम मेरी बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाती हो? संध्या तू बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी, इसलिए तुझे अब अकेले रहना सीखना होगा और अपनी इस बीमारी से भी लड़ना होगा। तेरी इसी बीमारी की वजह से मैंने तेरे लिए लड़के नहीं देखे। माँ मैं कोशिश करती तो हूँ, पर मैं क्या करूँ, किसी भी अनजानी जगह जाती हूँ या अकेली रहती हूँ तो पता नहीं कैसे बिस्तर गीला हो जाता है। देख, अब मैंने सोच लिया है कि मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। क्या पता तुझे कोई बीमारी हो। माँ मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर मुझे बीमारी होती तो मैं हर रोज बिस्तर गीला करती, पर मैं रोज बिस्तर गीला नहीं करती, इसीलिए आप मुझे बीमार बोलना बंद करो। संध्या बीमारी का नाम सुनकर अपनी माँ से नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम संध्या के घर आती है और संध्या की माँ से कहती है, आंटी जी आज मेरा बर्थडे है, क्या मैं संध्या को अपने साथ घर ले जा सकती हूँ? बस एक रात की बात है। क्या एक रात की? नहीं बेटा, अगर बात दिन की होती तो मैं अपनी बेटी को भेज देती, पर रात में मैं संध्या को कहीं नहीं भेज सकती। आंटी जी प्लीज मान जाओ ना, ये मेरा आखिरी साल है, उसके बाद मैं संध्या से कभी नहीं मिल पाऊंगी। प्लीज जाने दो ना। संध्या तू बोलना अपनी माँ से। मैं समझती हूँ नीलम बेटा, पर मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तेरे साथ तेरे घर उसे नहीं भेज सकती। हाँ नीलम मुझे माफ करना यार, पर मेरी माँ ना घर में अकेली है, मैं नहीं आ सकती, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कल मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूंगी। संध्या खुद नीलम के साथ जाने से मना कर देती है और बेचारी नीलम उदास अपने घर चली जाती है। नीलम के जाने के बाद संध्या और उसकी माँ परेशान अपने घर में बैठ जाती है और संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा नीलम के घर जाने का बहुत मन था। तेरा अगर इतना ही मन था तो चली जाती अपनी दोस्त के साथ उसके घर, पर उसके बाद क्या होता नीलम के घर? तेरे लिए वो अनजान है, वहाँ जाकर रात में सोती और तू बिस्तर गीला कर देती, फिर पता है ना क्या होता तेरे साथ? सबके सब तेरा मजाक बनाते। आज पहली बार संध्या की माँ ने संध्या को इतनी बुरी तरह से डांटा था। अपनी माँ की ये बात सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो अपनी इस बीमारी को खत्म करके रहेगी। माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, इसलिए आप मुझे कहीं नहीं जाने देते हो, ना ही अकेला छोड़ते, पर मैं भी आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस बीमारी का इलाज खुद करूँगी। अब क्या था, अब संध्या रात में अलार्म लगा लेती है और रात में जितनी बार अलार्म बजता संध्या उतनी बार उठकर वॉशरूम जाती और इस तरह से उसका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर संध्या की माँ को बहुत अच्छा लगता है और उसे विश्वास हो जाता है कि बस उसकी बेटी अनजान जगह पर भी जा सकती है और अकेली भी रह सकती है।
मेरी बच्ची, तू तो अभी बच्ची ही है। अगर बच्चों को रात में 2 से 3 बार उठकर वॉशरूम ना ले जाया जाए तो वो भी बिस्तर तो गीला कर ही देते हैं। वही हाल तेरा है। पर अब ऐसा नहीं है, मैं तेरी शादी करवा सकती हूँ। बस इसके लिए तुझे रात में 2 से 3 बार उठना होगा। माँ, अब तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी बीमारी से लड़ने का इलाज मिल चुका है। अब तुम आराम से मेरी शादी करवा सकती हो। अब संध्या को अपनी बीमारी का इलाज पता चल चुका था, इसलिए संध्या की माँ उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगती है और बहुत जल्द उसकी शादी विवेक नाम के एक बहुत अच्छे लड़के से करवा देती है। शादी के बाद विदाई से पहले संध्या की माँ संध्या से कहती है, संध्या बेटा, तू जानती है ना, शादी के बाद आज ससुराल में तेरी पहली रात है। तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी और 2 से 3 बार वॉशरूम जाना होगा। इसीलिए अपने फोन में जाते ही अलार्म लगा देना ताकि कोई गलती ना हो। अरे बहन, अब बेटी से बातें ही करती रहोगी या अपनी बेटी को विदा भी करोगी? आखिर मुझे भी तो बहू को ससुराल लेकर जाना है और वहाँ इसका स्वागत करना है। अब बहुत जल्द संध्या विदा होकर अपने ससुराल आती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर तभी लाइट चली जाती है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो सो नहीं पाती। और तभी उसकी सास उसके कमरे में आकर अपने बेटे बहू से कहती है, अरे बहू, गर्मी बहुत है और मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने बहू को पर्दे में रखूं। और विवेक छत पे जाके सो रहा है तो आज हम सब आंगन में सोएंगे। चलो संध्या, छत पर चलते हैं, बिस्तर उठा लो, बहुत मजा आएगा। ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमारी छत बहुत बड़ी भी है। अब संध्या जल्दबाजी में बिस्तर तो ले लेती है पर अपना फोन और आराम लेना भूल जाती है। अब सोते हुए संध्या को याद आता है कि उसका फोन और अलार्म नीचे रह गया। संध्या उठकर नीचे जाने लगती है कि तभी एक बार फिर से विवेक उससे कहता है, अरे संध्या, तुम नीचे कहाँ जा रही हो? बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर माँ की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। पर मेरा फोन नीचे रह गया। इस वक्त फोन की क्या जरूरत है? और मेरे पास मेरा फोन है ना, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरा फोन ले लेना। इतना बोलकर विवेक संध्या को अपने पास सोने के लिए कहता है। अब संध्या भी ना चाहते हुए सो जाती है और जब सुबह होती है तो वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला है और विवेक को संध्या का सच पता चल चुका है। ये देखकर संध्या को बहुत शर्मिंदा महसूस होती है और तभी विवेक उससे कहता है, तो ये वजह थी जो तुम इतनी रात को नीचे फोन लेने के लिए अंधेरे में जा रही थी। आखिर तुम्हें ये बीमारी कब से है? मुझे कोई बीमारी नहीं, बस जब मैं अकेली होती हूँ तो अनजान जगह अपने आप ही मेरा बिस्तर गीला हो जाता है। संध्या का सच जानने के बाद विवेक संध्या का साथ देता है और उसकी इस बीमारी को ठीक करने में उसकी मदद करता है। इतना अच्छा पति पाकर संध्या बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीती है।